हे लड़का नींद टूट गई। चलो नींद टूट गई। स्टार्ट करते हैं फिर, क्लिक टू स्टार्ट। और ये पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने, जल्दी बोलिए। है, चल जा भाई, चल जा चल जा, चल जा चल जा, चल गया चल गया चल गया। जल्दी बताइए के लिए किया लिए आवश्यक है, लेजर के लिए आवश्यक है, बताइए क्या आवश्यक है। उच्च ताप, उच्च दाब, अर्धचालक, संख्या परिवर्तन। कई बार बच्चे जो है उच्च ताप उच्च दाब बताते हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा संख्या परिवर्तन। याद कर लीजिए, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेजर में क्या होता है कि प्यारे साथियों, निम्न निम्न ऊर्जा स्तर में होते हैं इलेक्ट्रॉन। जब उनको बाहर से ऊर्जा मिलती है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ ही अपर ऊर्जा में चले जाते हैं, और फिर उसके बाद एक साथ जब सारे के सारे ऊपर से नीचे वाली ऊर्जा में आते हैं, सारे के सारे परमाणु के इलेक्ट्रॉन जब एक साथ ही ऊपर कक्षा से नीचे कक्षा में आते हैं, तो एक साथ बिना कालांतर के जो तरंगे निकलती हैं उनसे एक साथ ही तरंगे निकलती है। जब एक साथ तरंगे निकलती हैं तो उसी को कहा जाता है लेजर। और यहाँ पे होता है संख्या परिवर्तन, ना कि कुछ और। फुल फॉर्म बताए थे ना, लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड रेडिएशन। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, कैसे ध्रुवित कर सकते हैं बताओ। ध्यान से बताना, सोच समझ के बताना, पढ़ाया गया है क्लास में। कैसे ध्रुवित किया जा सकता है। वेरी गुड बेटा, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के समान होती है कि समान नहीं होती। आपने व्यतिकरण फ्रिंज देखी, आपने विवर्तन फ्रिंज देख रखी है, बताइए जल्दी से। दोनों की चौड़ाइयां क्या समान होती है, नहीं होती है, एक जैसी होती है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है। वेरी गुड बेटा। के समान कहां से होने लगी, के समान कहां से होने लगी, कौन है ये 276 बच्चे। एक बात बताओ, व्यतिकरण फ्रिंजे देखे थे, व्यतिकरण फ्रिंजों में काली पट्टी सफेद पट्टी एक समान चौड़ाई की थी। विवर्तन फ्रिंज में ऐसा नहीं था। विवर्तन फ्रिंज में जो सेंटर वाली थी, ब्राइट फ्रिंज थी, दीप्त पट्टी थी, वो चौड़ी थी, और अदीप्त पट्टी जो है पतली 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 थी। तो केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई विवर्तन में काफी चौड़ी होती है, याद रखिएगा, भूल जाते हो आप लोग, है ना, इसीलिए गलतियां हो गई। समान नहीं होती दोनों की चौड़ाइयां। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने में न्यूनतम विचलन प्राप्त होता है। वेरी गुड बेटा, लाल रंग का सबसे कम विचलन प्राप्त होता है क्योंकि उसकी चाल बहुत ज्यादा होती है, बताए थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे होती हैं, कैसी होती हैं। हाइगेंस ने क्या कहा था, प्रकाश की तरंगे कैसी होती है। बाद में इनके इसी सिद्धांत के आधार पर गलत बोल दिया गया था इनका सिद्धांत। वेरी गुड बेटा, यांत्रिक और अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन थे। जल्दी 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 जल्दी, हाथ चलना चाहिए फटाफट। सब पढ़े हो, सारी चीजें पढ़े हो अच्छे से, सब एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, बताइए फटाफट। हाइगेंस कब से हो गए, कणिका सिद्धांत, कार्पसल थ्योरी, प्रकाश कणों के रूप में चलता है, न्यूटन ने बताया था। कहां से हाइगेंस वाइगेंस चिल्लाने लग गए भाई, 300 बच्चा गलत कैसे हो सकता है। प्रकाश किस प्रकार के कंपनी से बनता है, कंपनी मतलब सहयोग से मिलकर बनता है, बताइए। प्रकाश किस प्रकार के सहयोग से मिलकर बनता है।
यार उल्टा सीधा मत दबाना, सोच समझ के दबाना। प्रकाश में क्या होता है? सब पढ़े हो फिर भी? बता रखा है ना, सूर्य से प्रकाश किस रूप में आता है? यार बिल्कुल सही, सूर्य से प्रकाश आता है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग होता है, बताइए। न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग होता है, बताइए फटाफट। न्यूटन ने कुछ उल्टा कहा था। न्यूटन ने कुछ उल्टा कहा था। न्यूटन ने दुनिया को थोड़ा सा उल्टा बताया था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। न्यूटन ने कहा था, देखिए वास्तव में तो प्रकाश का चाल जो होता है पानी में जाते ही मान कम हो जाता है, क्योंकि पानी एक सघन माध्यम है ना। तो जैसे ही वायु से पानी में जाता है, प्रकाश का चाल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन न्यूटन ने नहीं कहा, न्यूटन ने पता है दुनिया को बताया। न्यूटन ने बताया कि पानी में जाते ही मान प्रकाश की चाल ज्यादा हो जाता है, वायु में प्रकाश की चाल कम होता है। तो ये क्या कह रहे हैं, वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। बाद में इनको फिर पीटा भी गया, कहा कि तुम गलत हो। ठीक है, अंत को अमान्य करार दे दिया गया, क्योंकि ऐसा था नहीं। प्रकाश की चाल वायु में ज्यादा होती है, निर्वात में ज्यादा होती है, निर्वात में तो उससे भी ज्यादा होती है, जल में चाल कम हो जाती है। न्यूटन गलत बता के गए थे। आगे बताइए इसका आंसर। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण निर्णायक है। मतलब कलर कौन डिसाइड करता है प्रकाश का? प्रकाश का कलर कौन डिसाइड करता है? वेरी गुड बेटा। प्रकाश की आवृत्ति प्रकाश का कलर डिसाइड करती है। और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश जाएगा तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। एक ऐसी चीज है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? आइंस्टीन का समीकरण सोचो। आइंस्टीन का समीकरण कौन सा है? वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी थी, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसने दी थी? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। वेरी गुड, हाइगेंस ने दिया था। शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यह वाला बताइए। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। तरंगाग्र है, गाय लिख गया है गलती से। तरंगाग्र बताइए क्या होता है? श्रुति, दिलीप बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गौतम, नीतू, वैभव बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ममता बहुत अच्छा। पवन बहुत शानदार, बहुत शानदार। काफी बच्चों ने सही उत्तर दिया। गोलाकार, बेटा गोलाकार होता है, याद रख लो। ठीक है, इजी तो है। इसे बताइए। उन दो तरंगों के लिए उन दो तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होता है, जिसे प्रकट किया जाता है। जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट। क्या बात है, वाह वाह वाह। पांच कैसे पता चला भाई तुम लोग को? कैसे पता चला? देखो ऐसे पता चला। यहाँ पे देखिए, इसका आयाम क्या दिया है? ये y1 है। ये क्या है? y1 बराबर दिया हुआ है 4 साइन ओमेगा टी, 4 साइन ओमेगा टी। और y2 बराबर दिया है 3 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये सब छोड़ दो, साइन कॉस ये सब छोड़ो। यहाँ पे देखो 4 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है। ठीक है, अगर 4 और 3 दिया हुआ है तो ये तो इसके आयाम हो गए ना। और 4 और 3 का क्या करोगे? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। परिणामी निकालोगे कैसे? परिणामी कैसे निकालते हैं? a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। ठीक है, अब a1 कितना दिया है? 4, 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर a2 कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 प्लस 3 तिरिक 9, 16 9 25, 25 का रूट कितना निकलेगा? 5। तो क्या आएगा हमारा परिणामी? 5 आया।
ठीक है, इस तरीके से हम परिणामी आयाम निकाल लेते हैं। अगर हमारे पास एक आयाम 4 दिया है, एक आयाम 3 दिया है, तो इसका परिणामी आयाम निकालने के लिए इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर सकते हो। दरअसल यहाँ पे पाइथागोरस भी प्रयोग करी नहीं गई थी। प्लस में 2a1 a2 cos थीटा है आगे फॉर्मूले में, समझ में आई बातें। यहाँ पे 2a1 a2 cos थीटा भी है, लेकिन यहाँ पे cos थीटा का मान ऐसा रखा गया है कि ये पूरा पद ही 0 हो गया है। जब ये पूरा पद 0 हो गया तो बचेगा सिर्फ a1 a2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और cos थीटा का 0 कब होता है आप जानते ही हो। तरंग का कालांतर और पथांतर डेल्टा एक्स में संबंध है, बताइए जल्दी से। बहुत शानदार, नेक्स्ट क्वेश्चन। यंग के द्विग रेखा छिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई और पर्दों से छिद्रों की दूरी दुगनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी। चौड़ाई का व्यंजक लिख लो कॉपी में और अपने आप निकाल के देखो क्या क्या किया जाए, कैसे कैसे किया जाए। चौड़ाई का व्यंजक याद है ना, कैसे निकाले थे हम लोग। W बराबर कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, याद करो। याद आया, याद आया कि नहीं आया। नहीं आया याद, अरे बाप रे क्या हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलती कर दिए। W बराबर कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, ये तो निकाल के बैठे हो ना जी। कैपिटल डी क्या है, स्लिटों के बीच की दूरी है कैपिटल डी। स्मॉल डी क्या है, दो जो छिद्र थे उनके बीच की दूरी है स्मॉल डी। जहां से प्रकाश अध्यारोपित हो रही थी निकल के, उन दो छेदों के बीच की दूरी थी स्मॉल डी, और कैपिटल डी पर्दों के बीच की दूरी है ना। लैम्डा आपतित होने वाले जो दो प्रकाश है, जो प्रकाश स्रोत है वहां से चलने वाली प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लैम्डा। अच्छा अब देखिए, इतनी सारी चीजें हैं। कह रहा है कि यंग के द्विग रेखा चित्र पर छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी को दुगनी कर दिया जाए। मतलब ये भी दुगना करो, ये भी दुगना करो, इसको भी दुगना करो, इसको भी दुगना करो। जब दोनों दुगना होगा तो कोई फर्क पड़ेगा। दोनों दुगना होगा, 2D ऊपर भी कर दे, 2D नीचे भी कर दे, 2 कट गया ऊपर नीचे, लो कोई फर्क पड़ा। फ्रिंज की चौड़ाई में कोई फर्क पड़ा नहीं। बात समझ में आई ना। तो कट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर दोनों को आप डबल कर दोगे फॉर्मूले में तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आगे देखो। आगे बताइए। प्रकाश किरणों के तीखे कोण, कोट 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 लिखा है, कोनों पर मुड़ने की घटना को कहते हैं। कोट नहीं है जी, वो कोने हैं। हाँ समझे नीरज, समझे मिस्टर नीरज। ज्योतिष, रोशन, सोनू, अर्जुन, रितिका, सुजीत, आशीष, कैसे हो बाबू। धोनी, रॉबिन, तान्या, पवन, सब बढ़िया चल रहा है। पवन, पवन कुमार। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किरचॉफ का द्वितीय नियम है, किससे संबंधित है किरचॉफ का द्वितीय नियम। ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, लेकिन आ गया तो कर लो, आ गया तो कर लो, बीच में आ ही गया है वो, जानते हो ना, कर लो। कुछ लोग बी सी डी दबा रहे हैं। संवेग कहाँ से आ गया भाई, संवेग तो पढ़ाए भी नहीं थे। ये सी वाले कौन है। 777 बच्चों ने बिल्कुल सही बताया भैया, ऊर्जा संरक्षण पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक पतले फिल्म के रंग का कारण होता है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है बताइए। 20 क्वेश्चन होने पे लीडर बोर्ड देखा जाएगा। वेरी गुड बेटा, व्यतिकरण है कारण। ठीक है, निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का एक वर्ली प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इसका तरंग दैर्घ्य होगा, बताइए जल्दी से। डिवाइड करके बताओ यार, 6000 से 1.5 को डिवाइड कर दो, कितना आएगा। एक लाइन में आंसर है इसका। गलत नहीं करना है सबको, किसी को, ठीक है। ओहो गलती कर दी हो।
4,000। हाँ चार, कौन बच्चा ये 4,500 बता रहा है भाई? देखो 4,500 कहीं लिखा है क्या किताब में? किताब में कहीं 4,500 लिखा है क्या? इसका आंसर 4,500 भी दे रहा था। निर्वात से इतने हजार एंगस्ट्रॉम के प्रत्येक वर्ली प्रकाश में 1.5 अपूर्णांक वाले n इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा 2 जब करबो प्रभु, तो 1.5 अपूर्णांक 1.5 इज इक्वल टू लैम्डा 1 की वैल्यू कितना दिया है? 6,000 दिया हुआ है। ठीक है, अपॉन में लैम्डा टू निकालोगे माध्यम में इसका तरंग दैर्घ्य कितना हो जाएगा? 6,000 बटे में 1.5 से डिवाइड करोगे 6,000 को, कितना आएगा? 1.5 से डिवाइड करो 6,000 को, कितना आ रहा है? 1.5 से 6,000 को डिवाइड करो, कितना आ रहा है? कहाँ सही लिखा है बुक में? 6,000 को 1.5 से डिवाइड करोगे तो बुक में सही लिखा है 4,500 राइट है। आप बताओ ना क्या आएगा? डिवाइड कर ले प्रभु, मैं क्या बताऊं? बुक छोड़ दो, बुक में क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, इंटरनेट पे क्या लिखा है, डिवाइड कर लो अपने से। बुक सही है? बुक सही है तो ठीक है, रखे रहो, बुक सही है तो। यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दुगनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई रहेगी। बताओ तरंग दैर्घ्य अगर प्रकाश की दुगनी कर दे तो क्या होगा? तरंग दैर्घ्य दुगना कर दिया जाए प्रकाश का तो फ्रिंज की चौड़ाई होगी, बताइए। फ्रिंज की चौड़ाई दुगनी हो जाएगी तरंग दैर्घ्य को दुगना करने पर। क्यों? क्योंकि भाई फॉर्मूला ही तो यही है, W इज इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। लैम्डा दुगना करोगे तो 2 यहीं पर तो आएगा, ऊपर ही तो आएगा, तो फ्रिंज की चौड़ाई पहले से दुगनी तो हो ही जाएगी। 2 कहाँ आएगा? यही ना आएगा। अगर ऊपर वाले में किसी को भी दुगना कर दोगे तो फ्रिंज की चौड़ाई दुगनी हो जाएगी, दुगनी चौड़ाई की हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो कला संबद्ध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंजों की चौड़ाई होती है, किसके समानुपाती होती है? जो जो चीज ऊपर है उसके समानुपाती है, जो चीज नीचे है फॉर्मूले में उसके व्युत्क्रमानुपाती है। ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछता है। ऐसे क्वेश्चन अगर घुमा के पूछे, आपको आइडिया होना चाहिए कैसे उत्तर देंगे। जल्दी बताइए। वेरी गुड। तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती कब से होने लगा भाई? हाँ, फॉर्मूला देखते हो कि नहीं देखते? फॉर्मूला में जब आपको कह रहा है व्यतिकरण फ्रिंज की जो चौड़ाई है कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में डब्ल्यू, जो है लैम्डा के साथ उल्टा में है कि सीधा में है? ऊपर है ना, है अंश में ही ना है। तो तरंग दैर्घ्य के बढ़ने पर फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी ना। हम्म बात समझ में आ रही है? गलत क्यों किए थे? अगर नीचे होता तब व्युत्क्रमानुपाती मानते ना लैम्डा। फॉर्मूला 3 बार लिख लिया फिर भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। वो जो 4,000 वाला आंसर आप लोग दे रहे थे ना, 4,4500, मैं उसको अभी ही क्लियर कर दे रहा हूँ। आप इंटरनेट पे जाओ, सर्च करो, अरे सौरभ सर 4500 होगा ये वो। बेटा वो कई कई जगह 4,000 दिया है, कई कई जगह 4500 दिया है। ठीक है, तो आप सर्च करना, 4-5 जगह सर्च करना तो आपको मिलेगा सही आंसर। वो दरअसल इंटरनेट पे ना होता क्या है, एक इंसान कुछ गलत लिखता है तो बाकी सब उसका देखी देखा वेबसाइट वाले गलत छापते चले जाते हैं। अधिकतर इंटरनेट पे जो कंटेंट होता है वो कॉपीड कंटेंट होता है। कॉपीड मतलब एक जगह से लोग बनाते नहीं है। वो क्या करते हैं, एक की वेबसाइट का कंटेंट कॉपी करेंगे, अपनी वेबसाइट पर डाल लेंगे, अपनी वेबसाइट से कॉपी करके दूसरी वेबसाइट पर डाल लेंगे। तो इस तरीके से कंटेंट पूरा कॉपीड होता चलता रहता है। आप अगर इंटरनेट पे एक वेबसाइट पे सर्च करोगे ना, लगेगा अरे ये सही है, दूसरे पे जाओगे तो वो भी देखोगे अरे उस पे भी यही लिखा है, तीसरे पे जाओगे देखोगे उस पे भी यही लिखा है। जबकि घूम घुमा के साइकिल कर क्रिएट करके देते हैं, सब एक दूसरे का कॉपी किए रहते हैं, सब गलती करते चले जाते हैं तब तक एक लाइन से। कई बार ऐसा होता है। मैंने खुद जो है जब ये चीजें देखी तो ऐसा पाया कि वेबसाइट के कंटेंट कॉपीड रहते हैं अक्सर।
वेरी गुड बेटा, 1 मिनट होती है, ठीक है। अब बताओ इसे, तरंगों के दो स्रोत कला संबद्ध कहे जाते हैं यदि बहुत पढ़ के सोच समझ के देना उत्तर। वेरी गुड। तरंगों के दो स्रोत कला संबद्ध कहे जाते हैं यदि उनके दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों के बीच में कालांतर बदल ना रहा हो समय के साथ। अगर कालांतर नियत है, बना हुआ है, मतलब अगर इसका जो कालांतर, मतलब इन दोनों का कला में जो अंतर है, शुरुआती अंतर, वो बना हुआ है, या तो दोनों समान कला पे हो तो झंझटे खत्म। अगर दोनों ही समान कला में है, कालांतर है ही नहीं है, तो झंझट ही खत्म। लेकिन अगर कालांतर है तो वो कालांतर समय के साथ स्थिर रहना चाहिए। अगर वो समय के साथ कालांतर बदलता रहेगा, कभी 10 डिग्री का कालांतर, कभी 20 डिग्री का कालांतर, कभी 30 डिग्री का कालांतर आ रहा है, कभी ये आगे चल रही है, कभी वो पीछे चल रही है, अगर ऐसा होता रहेगा तो व्यतिकरण पैटर्न है, जो पर्दे पर पैटर्न बनता है ना, वो नहीं बनेगा फिर। तो व्यतिकरण फिर नहीं हो पाएगा फिर प्रकाश किरणों का, ठीक है। तो व्यतिकरण करने के लिए कला संबद्ध स्रोत का होना बहुत जरूरी है, मतलब दो स्रोतों से जो तरंगे चल रही है उनके बीच में जो कालांतर है, या तो वो हो ही ना, जीरो हो, या तो फिर कालांतर हो तो समय के साथ स्थिर बना हो, नियत बना हो, ठीक है। चलिए आगे बताइए, प्रकाशिक पद बराबर होता है, एग्जाम में आया क्वेश्चन ये वाला। वेरी गुड, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है, बताइए। यहाँ पे बीटा डब्लू है, बीटा क्या है, डब्लू, ठीक है। यहाँ पे चौड़ाई को बीटा से प्रदर्शित कर दिया गया है, बीटा की जगह डब्लू मान लेना, बाकी सब सही है। कई कई बार आपको एग्जाम में ऐसे देखने को मिलेगा, मैं जानबूझ के बीटा लिख के आया हूँ, मैं चाहता एडिट करके डब्लू लिख देता, मैंने कहा लिखा रहने दो ताकि आपको पता चले, कल को एग्जाम में डब्लू की जगह बीटा लिख के आ गया तो कैसे करोगे। बिल्कुल, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग मरीचिका का कारण है, मृग मरीचिका का कारण क्या है, बताइए। मृग मरीचिका मृग मरीचिका याद है ना, उल्टा दिखाई देना, पेड़ उल्टा दिखाई देना, मीनार उल्टी दिखाई देना, मृग मरीचिका, मिराज कहते हैं इंग्लिश में। मिराज आलम नाम का एक स्टूडेंट भी था हमारा, पता नहीं अब तो नहीं दिखता, पहले हुआ करता था, पता नहीं कहाँ चला गया मिराज आलम। देखते हैं लीडर बोर्ड एक बार। तो सबसे टॉप पे हमारे चल रहे हैं इस समय स्टाइलिश दिलखुश, दूसरे नंबर पे चल रहे हैं शिवम झा फ्रॉम सीतामढ़ी, तीसरे नंबर पर अभि यादव, फिर रोशनी कुमारी आर के, रुखसार फतमा डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज, संपत कुमार यादव अरवल, फिर उसके बाद सौरभ साहू, प्रियांशु कुमार, स्वीटी दास, स्वीटी दास, चलो ठीक है, लड़का है लेकिन फोटो लगा है, लड़का की फोटो है लेकिन लिखा है स्वीटी दास। फिर उसके बाद है बापी जाटव। इतने सारे बच्चे हमारे लीडर बोर्ड पे टॉप कर रहे हैं, बढ़िया से अच्छा कर रहे हो आप सब, और आप सभी अच्छा कर रहे हो, बल्कि यहाँ पे जितने भी कमेंट बॉक्स मुझे दिख रहे हैं सारे सही आंसर दिख रहे हैं। क्या बात है, फोड़ दिए यार तुम लोग। फिजिक्स में यही तो है, आसान है फिजिक्स, कुछ नहीं है। आप फोड़ दोगे बोर्ड में भी, मुझे विश्वास है। बताओ इसको, इसका सही आंसर बताइए। सिस्टम कौन है ये सिस्टम? रियांश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अजीत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुस्कान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्याम, बहुत बढ़िया। अनु, बहुत बढ़िया। क्या बात है, 2n+1 लैम्डा/2, ठीक है। संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पथांतर, इसको बताओ यार।
क्लास में पढ़ाया है भाई व्यतिकरण। ठीक है, आगे बताओ। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होना चाहिए? सब कुछ क्लास में कराया है ना, बताओ विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होना चाहिए? विनाशी के लिए जीरो होना चाहिए, जीरो होगी ना तीव्रता। तो जीरो किसके किसके लिए होती है? जीरो होती है। देखिए विनाशी व्यतिकरण के लिए तीव्रता होती है जीरो। ठीक है, कितनी तीव्रता होती है विनाशी व्यतिकरण के लिए? जीरो तीव्रता हो जाएगी ना, जहाँ पे काली पट्टी बनती है वहां पे होता है विनाशी व्यतिकरण। और उसके लिए जीरो कॉस के कॉस में जीरो किसका किसका मान होता है? तो कॉस में जीरो होता है, कॉस में पाई का मान, पाई का मान जीरो होता है। अगर मैं ग्राफ ऐसे बनाऊं तो ग्राफ में देखिए ध्यान से, कॉस का ग्राफ ऐसे बन के आता है ना। तो ये हो गया 0 डिग्री पे, है ना। 0 डिग्री पे कॉस का मान तो +1 होता है, फिर यहाँ पे होता है 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे इसका मान जीरो हो जाता है, तो पाई/2 पर एक हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जीरो कहाँ पे होता है? तो दोबारा घूम के वापस नीचे आएगा तब जीरो होगा। एक यहाँ पे भी जीरो है, फिर 90 के बाद ये आ गया 180, 180 के बाद ये आ गया। ठीक है, तो पाई/2 पे आएगा और कॉस, और एक और आएगा ना 3π/4। ठीक है, तो इस पे भी आता है, यहाँ पे भी जीरो होगा, फिर इसके बाद जीरो यहाँ पे होगा। इस तरीके से जो आता है, जब हम फॉर्मूला इसका बनाते हैं तो ये फॉर्मूला निकल के आता है 2n+1 λ/2। कालांतर को एक बार अधिकतम लेते हैं तो +1 में कॉस की वैल्यू लिखते हैं, और अगर माइनस लेते हैं, न्यूनतम काला तीव्रता लेते हैं प्रकाश की, तो कालांतर को cos⁡φ को हम क्या लिखते हैं? जीरो लिखते हैं। दो कला संबद्ध एक वर्णीय प्रकाश पुंज जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 4:1 है, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात बताइए। कैसे निकाले इसे भाई, कैसे निकाल लिए इसको? देखो यहाँ पे एक वर्णीय प्रकाश पुंज जिनकी तीव्रताओं का अनुपात ये दिया हुआ है ना, तीव्रताओं का अनुपात अगर ये आपको दे दे, I1 और I2 का जो रेशियो है वो दे दे कितना, 4 और 1 दे दे। ठीक है, तो ये क्या होता है, KA1 का स्क्वायर अपॉन में KA2 का स्क्वायर, K से K कट गया। इसका मतलब आई प्रकाश की तीव्रता यही ना होती है, प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती पढ़ाया हूं ना मैं। I1 बराबर KA1 का स्क्वायर, I2 बराबर KA2 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, ये तो मुझे दिया था ना प्रकाश पुंज जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 4:1, मैंने ये लिख लिया 4:1। इसकी जगह मैंने ये लिख लिया K1 का स्क्वायर, K2 स्क्वायर, K कट गया। अब A1 का स्क्वायर बराबर 4 आ रहा है, तो A1 बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। A2 का स्क्वायर बराबर 1 है, तो A2 बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। अब मेरे पास A2 मिल गया, मेरे पास A1 मिल गया। अब मुझे क्या निकालनी है? महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। तो फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात फॉर्मूला क्या होता है? A1 + A2 का होल स्क्वायर अपॉन में A1 - A2 का होल स्क्वायर। A1 + A2 कितना हो जाएगा? 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर, 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 3 × 3 = 9, 2 - 1, 1 का होल स्क्वायर कितना है? 1 है। कितना ऑप्शन आया? अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 9:1। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नोट कर लेना बेटा, से एग्जाम में आ सकता है इस तरीके के क्वेश्चन, छोटे न्यूमेरिकल है, आते हैं ऐसे। ठीक है, यंग के द्विक रेखा चित्र प्रयोग में स्लिटों के बीच के अंतराल आधा एवं स्लिटों के बीच की दूरी दुगनी कर देने पर फ्रिंजों की चौड़ाई हो जाएगी। कैसे देखो एक क्वेश्चन को कैसे घुमाया गया है, एक ही फॉर्मूले में 50 बार क्वेश्चन को रख करके घुमा घुमा करके लिखा गया है। क्या कह रहा है देखो, स्लिटों के बीच अंतराल जो है आधा कर देने पर और बीच की दूरी को दुगनी कर देने पर, जो बीच की दूरी है उसे दुगना कर दिया गया और अंतराल को आधा कर दिया गया। D/2 कर दिया गया, 2D कर दिया गया, 2 घूम के ऊपर चला जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 कैपिटल D लैम्डा अपॉन में स्मॉल d। ये तो हो गई पहले की लंबाई, 4 गुना हो गई। ठीक है, कितनी हो गई? 4 गुना हो गई। बात समझ में आई कैसे किया मैंने? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट आ जा भाई, गुस्सा आ जाता है हमसे। 80 क्वेश्चन है। बुक गलत है पवन कुमार, अरे कहे परेशान हो, बुक गलत है, ये गलत है, वो गलत है। अपना दिमाग लगाया करो यार। मैं नहीं कहता बुक गलत है, ये गलत है, वो गलत है, अपना दिमाग लगाओ, बात खत्म। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, वैल्यू तुमने रखनी है, ये गलत वो गलत में हम क्यों पढ़े। ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है, याद रखिएगा। साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है। एग्जाम में आया है भाई, किसके कारण रंगीन दिखा देता है? व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है। कई बार बच्चे इसका ऑप्शन में कंफ्यूज होकर सोचते हैं तो बड़ा विक्षेपण होगा इसका आंसर, लेकिन ऐसा नहीं है, व्यतिकरण हो रहा है यहाँ पे। जब प्रकाश की एक किरण एक अवरोधक के किनारों पर मुड़ती है तो यह क्रिया कहलाती है। वेरी गुड बेटा, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जीवाश्म की आयु पता की जाती है, बताइए। एक बार कार्बन डेटिंग से क्वेश्चन आया था काफी पहले, लघु उत्तरीय में लिखने के लिए आया था। बेटा कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हम पता लगाते हैं कि जमीन के अंदर किसी भी फॉसिल हो गया, जैसे डायनासोर और मिल गए ना पुराने जमाने में, तो हम लोग पता लगाते हैं कि कितने साल पहले वो हुआ करता था, कितने साल पहले जिंदा था। तो उसकी आयु का पता लगाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कार्बन डेटिंग का। ठीक है, कि जैसे अगर डायनासोर की कोई हड्डी मिल गई या कुछ भी मिल गया छोटा बहुत, तो हम लोग उसको हड्डी का वो करके एग्जामिन करके कार्बन डेटिंग की सहायता से हम लोग पता लगा लेते हैं कि वो कितने साल पहले जिंदा था, उसकी आयु क्या थी, सारी चीजें पता लगा लेते हैं। इसमें बताइए, कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। यदि परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक है। काफी गलती। अरे प्रभु, कह क्यों गलतियां कर रहे हो? जब कह रहा है परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हैं तो इसका मतलब साफ साफ हो गया, n बराबर tan ऑफ IP, ब्रूस्टर का नियम लग जाएगा। पदार्थ का अपवर्तनांक पूछ रहा है, n की वैल्यू